वेलकम ऑन द 31st डे ऑफ द चरक सीरीज। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि घर का खाना हम कैसे खाएं ताकि हम बीमार ना हो, तो उसी के ऊपर आज हम फर्दर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सेम चैप्टर नंबर 1 विमान स्थान के 24 श्लोक के 8 पार्ट में आगे लिखा है। जैसे कि हमने कल पढ़ा कि हमें जो भी भोजन करना है बहुत शीघ्रता से नहीं करना है, तो आज हम पढ़ रहे हैं कि अति विलंबित आहार भी नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें चबाकर तो बहुत अच्छे से खाना है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं खाना है, लेकिन बहुत धीरे भी नहीं खाना है कि खाना ठंडा हो जाए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि टीवी देखते देखते खाना खाते हैं और खाना खाते खाते जो खाना होता है उनका ठंडा हो जाता है क्योंकि वो अधिक देर तक लिए बैठते हैं। तो ऐसा करने से हमें क्या हानि हो सकती है उसके ऊपर आज हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है श्लोक नंबर 8 में कि भोजन अधिक देर धीरे धीरे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक देर तक भोजन करने से तृप्ति नहीं होती है, यानी मन की संतुष्टि नहीं होती है। बच्चों को ये नहीं पता लगता है कि हमने कितना खाना खा लिया है, हमें कितना खाना खाना है, सफिशिएंट है या नहीं। इस कारण करके ज्यादा खाना खाया जाता है, आहार अधिक मात्रा में हो जाता है क्योंकि ज्यादा खाना खा लेते हैं। ऐसे करके आहार द्रव्य शीतल हो जाता है। हमने फर्स्ट डाइट के बारे में पढ़ा, उसमें यही पढ़ा कि हमें खाना गर्म खाना है। तो अगर हम अति विलंबित आहार लेंगे, मतलब बहुत देरी से खाना उसी थाली को लिए बैठे रहेंगे, उसी रोटी को लिए बैठे रहेंगे, तो खाना ठंडा हो जाएगा, जो कि गलत है। आगे लिखा है आहार का पाक विषम होता है, जो डाइजेशन होता है वो इम्बैलेंस रूप में होता है, जो आगे चलकर हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि छोटे बच्चों में ब्लोटिंग बनना बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज वो काफी देर तक खाने को लिए बैठे रहते हैं। तो कभी भी खाना खिला रहे हैं बच्चों को तो ज्यादा मात्रा में ना खिलाए, और टीवी के सामने बैठकर तो बिल्कुल भी ना खिलाए। थैंक यू। ऑन द 32 डे ऑफ द चरक सीरीज, और आज हम बात करेंगे फर्दर डाइट के ऊपर कि घर का बना खाना हमें किस प्रकार खाना चाहिए ताकि हम बीमार ना हो घर के बने हुए खाने से। तो यहाँ पे आज हम सेम चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, सेम श्लोक यानी कि चैप्टर नंबर 1 विमान स्थान के 24th श्लोक के 9th एंड 10th पार्ट को आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि जो आहार है वो अजल्पन, अहसन और तन्मना भुजितम के अकॉर्डिंग करना चाहिए। यानी क्या कि अजल्पनम मतलब कि बिना बोले वार्तालाप के बिना खाना खाना चाहिए, अहसन मतलब बिना हंसे खाना खाना चाहिए, और तन्मना मतलब अपने मन के अनुसार भोजन करना चाहिए। अगर हम ऐसा भोजन करते हैं यानी मन लगाकर भोजन करते हैं तो हमें कोई भी दोष उत्पन्न नहीं होता है, कोई भी व्याधि उत्पन्न नहीं होती। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो वही सारे दोष उत्पन्न होते हैं, वही सारी व्याधि होती है जो हमने अति द्रुति आहार से पढ़ा था, यानी कि बहुत शीघ्रता खाने से जो हमने व्याधियां पढ़ी, सेम वही सब इसमें भी होगा। नेक्स्ट लिखा है 25th श्लोक की, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट श्लोक की, तो यहाँ पे लिखा है आत्मा शक्ति के अनुसार आहार लेना चाहिए। आत्म शक्ति अनुसार यानी कि जो हमारे लिए आत्मा के लिए हानिकारक है या लाभकर है उसका समझ कर ही आहार लेना चाहिए। हम सबको पता है कि क्या हमारे लिए गलत है और क्या हमारे लिए ठीक है। कई बार हम जीवा इंद्रिया को प्रेरित होकर खाना खा लेते हैं, लाइक सर्दियों में आइसक्रीम हमें खाना पसंद है इसलिए खा रहे, ना कि हमारी आत्मा के लिए अच्छा है। तो ऐसा सोच विचार करके ही आहार ले। वेलकम ऑन द 33 डे ऑफ द चरक सीरीज, और आज हम बात करेंगे दही के ऊपर। जैसे कि गर्मी आ रही है तो सबके घर में दही का सेवन हो रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दही ठंडी होती है तो हमें गर्मी या लू लगने से बचाएगी। बट आयुर्वेद का क्या नजरिया है इसके प्रति आज हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 27 सूत्र स्थान के श्लोक नंबर 225 से 228 तक दही का वर्णन है। यहाँ पे लिखा हुआ है दही भोजन में रुचिकर होती है, यानी कि अगर किसी को भूख नहीं लग रही तो दही के साथ दे सकते हैं। भूख लगने लग जाती है या अच्छी लगती है दही। अग्नि को दीप्त यानी डाइजेस्टिव फायर हमारी स्ट्रॉन्ग करता है। शुक्रवर्धक मेल पोटेंसी को इंक्रीज करता है। शरीर में ऑयलीनेस लेकर आता है। यदि आपकी ड्राई स्किन है तो आप दही का सेवन कर सकते हैं। बलवर्धक होता है। विपाक में खट्टा होता है। आफ्टर डाइजेशन एसिडिक कॉज कर सकता है आपकी बॉडी में, यदि आपके पित्तवर्धक बॉडी है। आगे लिखा है गर्म तासीर का होता है। वीर्य में उष्ण होता है। पोटेंसी में गर्म होता है, तो भूल के भी ठंडा ना समझे दही को। वात नाशक होता है। मांस को बढ़ाने वाला होता है। दही गर्म होता है, इसलिए जिनका नजला होता है वो ले सकते हैं, यानी पीनस रोग में ले सकते हैं। अतिसार लूज मोशन में हम इसका सेवन कर सकते हैं। शीत यानी बॉडी ठंडी लग रही हो, ठंडा फीवर हो, तो ऐसे कंडीशन में ले सकते हैं क्योंकि दही गर्म है। अरुचि जैसे कि बताया भूख न लगने पे ले सकते हैं। अगर पेनफुल यूरिन आ रहा है तो आप दही का सेवन कर सकते हैं। और बोला गया है मेनली कि दही का सेवन शरद, गर्मी और बसंत ऋतु में भूल के भी ना करें। तो इस गर्मी अवॉइड करें दही का लेना, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको रक्त पित्तज विकार एवं कफज विकार होने की संभावना रह सकती है। तो इस गर्मी अवॉइड करें दही का सेवन। थैंक यू। वेलकम ऑन द 34th डे ऑफ द चरक सीरीज, और आज हम बात करेंगे कल के टॉपिक को कंटिन्यूएशन में लेते हुए। कल हमने जैसे बात की थी दही के ऊपर, तो दही के ऊपर हम आज करेंगे फर्दर डिस्कशन।
सेम चैप्टर नंबर 27 सूत्र स्थान के श्लोक नंबर 228 के अंतर्गत लिखा है कि मंदक यानी कि जो दही ठीक तरीके से पूर्ण रूप से जमा ना हो, ऐसी दही का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी दही का सेवन करने से हमारे त्रिदोष यानी वात पित्त कफ प्रकोपित अवस्था में हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें व्याधियां उत्पन्न होती है। आगे लिखा है उत्तम रूप से जमा हुआ दही अगर हम लेते हैं तो वो वात नाशक होता है और कफ वर्धक होता है। दही की मिलाई शुक्र वर्धक होती है, जो दही के ऊपर मिलाई आती है वो मेल पोटेंसी को इंक्रीज करने में हेल्प आउट करती है। आगे लिखा है दही का जो जल होता है, जो दही का पानी या मस्तु जिसे हम कहते हैं, अगर हम सेवन करते हैं तो उससे कफ और वात दोनों का ही नाश होता है। अगर हम दही खाते हैं तो उससे हमारा कफ बढ़ता है, वात का नाश होता है। यदि हमें वात और कफ दोनों तरीके के दोष है तो हमें दही के पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, और वो स्त्रोतों की शुद्धि भी करता है। जितने भी हमारी चैनल्स होते हैं उनको क्लीन आउट करने में हेल्प आउट करता है। अगर ब्लॉकेज हो तो उनको भी क्लीन करने में हेल्प करता है। तो कोशिश करें दही के पानी का ज्यादा सेवन करें एज कम्पेयर टू दही, और दही भी यूज करना है तो जमे हुए दही का ही पानी यूज करना है, और जमी हुई दही खानी, कच्ची दही हमें नुकसानदायक होती है। थैंक यू। वेलकम ऑन द 35th डे ऑफ द चरक सीरीज। और आज हम बात करेंगे बटर मिल्क के बारे में। हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात की कर्ड यानी दही के बारे में, आज हम बात करेंगे मट्ठा यानी बटर मिल्क के बारे में। सो सेम चैप्टर नंबर 27 सूत्र स्थान के श्लोक नंबर 229 में मट्ठा यानी बटर मिल्क के बारे में लिखा है। लस्सी और बटर मिल्क में बहुत अंतर होता है। लस्सी जो दही को भिगोकर उसके अंदर कुछ पानी और चीनी या नमक डाल के बनती है। जो मट्ठा होता है वो मक्खन बनाते वक्त जो सेपरेशन में जो मिल्क निकलता है, यानी कि व्हाइट कलर का जो पदार्थ, लिक्विड पदार्थ निकलता है, उसको मट्ठा कहते हैं, ना कि दही में पानी मिलाया और उसको मट्ठा कहेंगे। मट्ठे और लस्सी में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं मटर मिल्क, जो कि मक्खन को सेपरेट करने पे निकलता है। यहाँ पे लिखा है मट्ठे के गुण, तो क्या कहाँ पे हमें जो मट्ठा है बटर मिल्क है वो फायदा करता है। तो जिनको इन्फ्लेमेशन, शोथ हो, पाइल्स हो, पेनफुल मिक्चुरेशन होता हो, उदर रोग हो, पेट से रिलेटेड कोई समस्या हो, भूख ना लगती हो, या तेल या घी लेने के बाद जिनको जैसे पूरी खा ली उनको उसका तेल सूट नहीं कर रहा है, जी मचला रहा है, ऐसे लोगों में, और जिनको पांडु रोग यानी एनीमिक पेशेंट्स में, और विष विकार में यानी टॉक्सिन्स जिनकी बॉडी में हो, जैसे कि अगर आपने कभी कोई बाहर का खाना खाया और आपको लगता है कि उसके बाद आप बीमार होने की संभावना रह सकती है, तो ऐसे चीजों में आप मट्ठी का सेवन कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ देखने के लिए मिलेंगे, ना कि लस्सी, सिर्फ मट्ठा। थैंक यू। वेलकम ऑन द 36th डे ऑफ द चरक सीरीज। और हम आज देखेंगे मक्खन के ऊपर। जैसे हमने कल की वीडियो में पढ़ा बटर मिल्क, यानी कि बटर को सेपरेशन, मक्खन को सेपरेशन करते वक्त जो मिल्क निकलता है दैट इज बटर मिल्क। और आज जो मक्खन हमें बचा उसके ऊपर हम बात करेंगे कि उसको लेने से क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सेम चैप्टर नंबर 27 सूत्र स्थान का श्लोक नंबर 230 के अंतर्गत मक्खन के गुण लिखे हैं। मक्खन को कई लोग न्योनी घी के नाम से, नवनीत घी के नाम से भी, या नवीन घी के नाम से भी जानते हैं। तो नवीन मक्खन के बारे में लिखा है कि ये मल को बांधने वाला होता है। अगर किसी को लूज स्टूल्स आते हैं तो वो लोग मक्खन का सेवन कर सकते हैं। अग्नि को तीव्र करने वाला, डाइजेस्टिव फायर को स्ट्रॉन्ग करने वाला होता है। हृदय के लिए हितकर होता है। जी हाँ, हृदय के लिए बेस्ट बताया हुआ है। इससे कोलेस्ट्रॉल या हार्ट को कोई नुकसान नहीं होता अगर कोई लोग मक्खन खाते हैं। इसलिए तो हमारे कृष्ण भगवान भी मक्खन खाते थे, और प्रसाद में चढ़ता है, और प्रसाद हम लोगों को मिलता है क्योंकि इसके किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट्स नहीं होते हमारे हार्ट को लेकर। आगे लिखा है कि ग्रहणी और अर्श को दूर करता है, यानी कि आपको पाइल्स, हेमोरॉइड्स की शिकायत भी नहीं होगी इसको लेने के बाद। अर्दित और अरुचि रोगों को भी नष्ट करता है। अर्दित यानी फेशियल पैरालिसिस में बहुत हेल्पफुल होता है, एंड अरुचि अगर किसी को खाना खाने का मन नहीं है तो उनकी भूख को भी बढ़ाता है। तो अपने बच्चों को जरूर दे। कृष्ण जी भी जब छोटे थे बहुत मक्खन खाते थे, तो अपने बच्चों को भी मक्खन दे, उनसे उनकी भूख लगनी स्टार्ट होगी और बच्चा हेल्दी होगा। थैंक यू। वेलकम ऑन द 37th डे ऑफ द चरक सीरीज। और आज हम बात करेंगे घी के ऊपर। हमने पिछली वीडियो में मक्खन के ऊपर बात की। मक्खन को जब हम गर्म करते हैं गैस पे या चूल्हे पे तो उससे घी बनता है। तो उसी घी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 27 सूत्र स्थान के अंतर्गत श्लोक नंबर 231 के अंतर्गत लिखा है कि जो घी होता है वो स्मरण शक्ति, हमारे याददाश्त को तेज करता है, बुद्धि वर्धक होता है, हमारे डाइजेस्टिव फायर को स्ट्रॉन्ग करता है, पोटेंसी को इंक्रीज करता है, हमें इम्यूनिटी देता है, कफ और मेद को बढ़ाने वाला होता है, वात पित्त विकारों को दूर करने वाला, टॉक्सिन्स को दूर करने वाला, उन्माद, अगर किसी को स्पेशल चाइल्ड है या पागलपन के दौरे आते हैं तो ऐसे लोगों में रोगियों में भी फायदेमंद होता है। टीबी के पेशेंट्स में अच्छा रहता है, शरीर की अशोभा को बढ़ाने वाला होता है, एंड
वेलकम ऑन द 38th डे ऑफ द चरक सीरीज। और आज हम बात करेंगे हींग के ऊपर। हींग एक ऐसा द्रव्य है जो ऑलमोस्ट लोग सभी अपनी सब्जियों में डालना पसंद करते हैं, बट हींग किसको खानी चाहिए किसको नहीं खानी चाहिए, आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। तो चरक संहिता के सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 27 के श्लोक नंबर 299 के अंतर्गत लिखा है हींग के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है जो हींग है वो वात कफ जन्य विबंधों को दूर करती है। अगर कहीं पे भी आपके बॉडी में ऑब्स्ट्रक्शन है ड्यू टू वात एंड कफ दोष, उनको हींग यूज करनी चाहिए अपने खानों में। आगे लिखा है रस में थोड़ी कटु होती है टेस्ट में और वीर्य में उष्ण होती है, यानी कि गर्म जिनकी पोटेंसी है तासीर है वो गर्म होती है। तो जिन लोगों को पित्तज रोग है जैसे कि ब्लड डिसऑर्डर्स एंड साथ ही साथ एसिडिटी की दिक्कत, उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए खाने में हींग डालना। आगे लिखा है ये जठराग्नि को दीप्त करते हैं, किसी को भूख नहीं लगती है तो उनके लिए बेस्ट रहता है हींग डाल के सब्जी बनाना। आगे लिखा है ये लघु होती है और शूल शामक होते हैं, जिनको बॉडी एक रहता है, शरीर में सारे दिन दर्द रहता है, ऐसे लोग हींग का सेवन जरूर करें। अन्न एवं दोषों का पाचन करता है, यानी खाने में हेल्प करता है, डाइजेस्ट होने में, भोजन में रुचि उत्पन्न करता है। यदि किसी को खाना पसंद नहीं है और खाना खाने का मन नहीं है तो उनकी रुचि को बढ़ाता है। तो ये था हींग के बारे में। तो जो लोगों को पित्तज विकार है, ब्लड डिसऑर्डर है, एसिडिटी की दिक्कत है, मुंह पे पिंपल्स है, बहुत ज्यादा गर्मी बनती है शरीर में, तो ऐसे लोग अवॉइड करें, बाकी सब खाएं क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प करता है, इसलिए। थैंक यू। वेलकम ऑन द 39th डे ऑफ द चरक सीरीज। और आज हम बात करेंगे सॉल्ट के ऊपर, यानी नमक के ऊपर। हम सब जानते हैं कि रॉक सॉल्ट बेस्ट होता है एज कम्पेयर टू सी सॉल्ट, यानी कि टेबल सॉल्ट से कई ज्यादा बेहतर है सिंधा नमक। तो आज हम बात करेंगे कि सिंधा नमक में क्या फायदे होते हैं, किनको खाना चाहिए उनके ऊपर। तो चैप्टर नंबर 27 सूत्र स्थान के श्लोक नंबर 300 के अंतर्गत सिंधा नमक के फायदे लिखे हैं। तो यहाँ पे लिखा है जो सिंधा नमक होता है यानी रॉक सॉल्ट होता है, वो खाने में रुचि उत्पन्न करता है। हमें अगर खाना खाने का मन नहीं है तो अगर हम नमक डाल के खाते हैं तो उसका टेस्ट इनहेंस हो जाता है, जो हमें पसंद होता है। डाइजेस्टिव के लिए, सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहता है, शुक्रवर्धक होता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला होता है और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि मेल पोटेंसी को इंक्रीज करने वाला होता है। नेत्रों के लिए लाभकर होता है, मतलब कि आइज के लिए अच्छा होता है रॉक सोल्ट लेना, यानी सिंधा नमक हमारी आइज में के लिए बेनिफिशियल है। आगे विदाह को नहीं करने वाला होता है, ये किसी भी तरीके की जलन नहीं उत्पन्न करता है। कई लोगों को एसिडिटी की दिक्कत रहती है, पैरों में जलन रहती है, हाथ पैरों में जलन रहती है, तो ऐसे लोग अवॉइड करें टेबल सॉल्ट का, यानी समुद्री नमक ना खाकर वो अपने डाइट में चेंज करे सिंधा नमक पे। तो देखने को मिलेगा कि जो धीरे धीरे बर्निंग सेंसेशन आपकी बॉडी में हो रही है वो सारी की सारी काम हो जाएगी, शांत हो जाएगी। आगे लिखा है त्रिदोष शामक होता है, वात पित्त कफ को बैलेंस करता है और अगर इंक्रीज हुए होते हैं, वाइटेटेड होते तो उनको शमन करता है। आगे लिखा है थोड़ा सा मधुर होता है और सभी नमक में उत्तम श्रेणी का नमक सिंधा नमक होता है। तो आगे से आप लोग भी सिंधा नमक। काला नमक, अक्सर हम लोग कोई भी फ्रूट होता है तो ऊपर से काला नमक प्रेफर करते हैं डालकर खाना। तो क्या आयुर्वेद काले नमक के ऊपर बताता है, आज हम वो देखते हैं। तो ये है चरक सीरीज नंबर 40 एंड 40 सीरीज में हम देखने वाले सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 27, जिसमें लिखा है काले जो नमक होता है, काले नमक की पहचान कैसी होती है कि उसमें गंध नहीं होती, किसी तरीके की स्मेल आपको नजर नहीं आएगी। अगर उसमें स्मेल है तो समझ लो कहीं ना कहीं मिलावट है आपके काले नमक में। आगे लिखा है कि काला नमक जो होता है वो उष्ण वीर्य वाला होता है, तासीर में थोड़ा गर्म होता है। तो जिनको ठंड बहुत ज्यादा लगती है, जिनको दर्द बहुत ज्यादा होता है, ऐसे लोग काले नमक का सेवन करें। आगे लिखा है ये विबंध को दूर करता है, अगर आपके चैनल्स ब्लॉकेज है तो उनको ओपन करने में हेल्प आउट करता है। हृदय के लिए लाभकर होता है, मतलब आपकी हार्ट के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है काला नमक। अगर आप कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से जूझ रहे हैं तो अपने डाइट में इंट्रोड्यूस करें काले नमक का। आगे लिखा है उद्गार शुद्धि के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को डकार नहीं आती अच्छी या आती ही नहीं है, और ऐसे लोगों को काला नमक अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल दूसरे नमक के साथ, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।